नमस्कार मित्रों, आज 29 अगस्त है, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि खेलों की जीवन में अपनी महत्ता है और खेल इंसान को तन, मन, आत्मा तीनों से शुद्ध बनाता है। इसीलिए मनाया जाता है। ये इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। एक बहुत बड़े खिलाड़ी जो भारत में पैदा हुए, जिसको आप कह सकते हैं कि वो सितारा जो शायद सदियों में कभी पैदा होता, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उनको भारत रत्न ही हम लोग दे पाए। लेकिन वो जो खिलाड़ी था वो अनूठा खिलाड़ी था। तो आज हम मेजर ध्यानचंद के बारे में जानेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, खेल चल रहा, ज़िंदगी भी एक खेल है। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, भारत। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं कवि भी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी खेल दिवस पर कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा और उसके बाद कुछ चर्चाएं करूँगा कि आखिर ध्यानचंद जिन्होंने कैसे खेल की दुनिया में भारत का नाम इतना रोशन किया, तो इस पर चर्चाएं होंगी। पहले प्रस्तुत है विश्व राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेरी लिखी खेल दिवस कविता। खेल दिवस पे एक ध्यानचंद सबके अंदर पाएंगे, खेल कूद को दिनचर्या में शामिल हम कर आएंगे। स्वस्थ से तन में स्वस्थ सा मन हो, सेहत से भर जाएंगे। खेल कूद से इस जीवन को क्रियाशील कर जाएंगे। नाम है जीवन चलने का, हम सब मिलकर चल आएंगे। जिएंगे और हम जीने देंगे, खेल भाव पल जाएंगे। खूब भी होगा शानो शौकत, हम न अब भरमाएंगे। स्वावलंबन भर के जीवन सब आलस्य हटाएंगे। चाहे हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी खेल के आएंगे। क्रिकेट में बॉलिंग, बैटिंग या फिर फील्डिंग हम कराएंगे। आउटडोर हो, इनडोर हो, खेल से हम खिल जाएंगे। आउटडोर हो, इनडोर हो, खेल से हम खिल जाएंगे। तन मन को हम स्वस्थ बना के खुशियों से मिल जाएंगे। हर गांव और कस्बों में हम क्रीड़ा घर खुलवाएंगे। हर बच्चे को खेल कूद का सुअवसर दिलवाएंगे। चाहे धावक बन जाएं हम, रस्सी से यूं कूदे हम। पहलवानी, तीरंदाजी, खेल न आंखें मूंदे हम। तैराकी हो बिल्कुल लय में, जिम्नास्ट सा लचके हम। वजन उठाएं, साइकिल चलने या चक्के को फेंके हम। टेनिस हो या बैडमिंटन, बेसबॉल से खेले हम। अनुशासन व भाईचारा की सब कस्में ले लें हम। टेनिस हो या बैडमिंटन, बेसबॉल से खेले हम। बाधा दौड़ है ये जीवन भी, ये हरदम न भूले हम। अनुशासन व भाईचारा की सब कस्में ले लें हम। मुक्केबाजी और कुश्ती हो, नियम कभी न भूले हम। पढ़ लिख कर आबाद हुए हम, खेल कूद कर हों बर्बाद। ऐसी बातों के दिन बीते, खेल से जीवन जिंदाबाद। पढ़ लिख कर आबाद हुए हम, खेल कर हो हम बर्बाद। ऐसी बातों के दिन बीते, खेल से जीवन जिंदाबाद। चेस खेल लो, कैरम, लूडो, पर ये आखिर रखना याद। तन मन जब तक क्रियाशील है, तब तक ही जीवन फरियाद। जब तक जिंदगी शरीर चल रहा है तभी तक आप स्वस्थ हैं, नहीं तो उसी दिन फिर मौत हो जाएगी। कोई जीते कोई हारे, खेल से जीवन पाएंगे। खेल खेल में जीवन हर पल आनंदित हो जाएंगे। इस शरीर की हर एक कोशिका में ऊर्जा भर लाएंगे। खेल से रक्तों के प्रवाह कर सुसज्जित कर आएंगे। इस शरीर की हर एक कोशिका में ऊर्जा भर लाएंगे। खेल से रक्तों के प्रवाह कर सुसज्जा कर आएंगे। जीवन खेल है मृत्यु, खेल ही हर्षु पाएंगे। जीवन खेल है मृत्यु, खेल ही हर्षु पाएंगे। खेल खेल में हंसते हंसते आसमान छू जाएंगे। जीवन खेल है मृत्यु, खेल ही हर्षु पाएंगे। खेल खेल में हंसते हंसते आसमान छू आएंगे। 100 मीटर की रेस हो या के मैराथन दौड़ाएंगे। 100 मीटर का रेस हो या के मैराथन दौड़ाएंगे। चाहे पोलो घुड़सवारी हो, एक रफ्तार को पाएंगे।
एशियाड ओलंपिक कॉमनवेल्थ पदक ले आएंगे, एशियाड ओलंपिक कॉमनवेल्थ पदक ले आएंगे। अर्जुन भी और द्रोणाचार्य भी हर कस्बे में पाएंगे। देकर हर एक सम्मान हुनर को, देकर हर सम्मान हुनर को खेल रत्न चुन आएंगे। देश की एका राष्ट्रवाद सब एक धुन में गाएंगे। देकर हर सम्मान हुनर को खेल रत्न चुन आएंगे। देश की एका राष्ट्रवाद सब एक ही धुन में गाएंगे। मौलिक ये अधिकार खेल हो, विधि में खेल भी शामिल हो। खेल बजट ये बढ़े देश का, खेल नीति नई तामिल हो। खेल समर्पण, खेल त्याग है, खेल प्रेम फैलाएंगे। शत्रु मुल्क से भी रिश्ता खेल से हम जोड़ाएंगे। नहीं किसी को धोखा देंगे, खेल का धर्म निभाएंगे। चाहे जीते चाहे हारे, एक रंगत रह आएंगे। खेल है चलना, खेल दौड़ना, खेल गति कह जाएंगे। क्रांति रुकने वाले वक्त के पीछे ही रह जाएंगे। और एक और कविता, लेकिन भाव वही है, वो भी प्रस्तुत है। जिंदगी के खेल में क्या हार है क्या जीत है, प्रेम का संगीत है और जिजीविषा का गीत है। कितने सदियों से भुवन में ये रिवाज रीत है, कितने सदियों से भुवन में ये रिवाज रीत है। हार में भी जीत में भी जिंदगी का प्रीत है। चलते रहना जिंदगी, रुकना मृत्यु प्रतीत है। चलते रहना जिंदगी, रुकना मृत्यु प्रतीत है। उछलो कूदो खा लो पी लो, पल में पल अतीत है। आओ खेले खेल कोई, देखो कितने मीत हैं। आओ खेलें खेल कोई, देखो कितने मीत हैं। क्रांति आओ स्वच्छ कर लो, तन का मन का भीत है। तो मित्रों, ये थे खेल दिवस पर निकली मेरी कविता। लेकिन ये तो कवि मन का उद्गार है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो तल्ख हैं बातें, तो उनको भी सच्चाई कुछ और भी है कि आज हमारे देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों को उतना सम्मान नहीं मिलता। आखिर क्या कारण था कि सन 2014 में जब भारत रत्न देने की बात आई, उस समय ध्यानचंद जी का नाम काट करके उसके जगह पर सचिन तेंदुलकर जी का नाम डाला गया। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर जी का योगदान कम है, लेकिन तुलना करना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात तो आप कह ही सकते कि ध्यानचंद वो एकमात्र व्यक्ति थे जो अपने बलबूते भारत को 3 ओलंपिक गोल्ड दिलाए थे। ओलंपिक गोल्ड की उपलब्धि निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा है। आप ये कह सकते कि ये खेल भी, हॉकी भी एक खेल था जिसके चलते भारत में राष्ट्रवाद बहुत अच्छे अर्थों में एक हो पाया था, जिसकी वजह से लोग बहुत भारत के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर इकट्ठे हुए थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको सम्मान देना चाहिए था। लेकिन तीसरा राष्ट्रीय सम्मान यानी पद्म भूषण दे करके ही लोग बैठ गए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ध्यानचंद जी जो थे वो एक मध्य वर्गीय परिवार से भी नीचे परिवार में जन्मे थे, और इनके पिता जो थे वो सेना में छोटे पद पर थे, और बेसिकली इलाहाबाद में पोस्टेड थे इनके पिता। इनके पिता भी हॉकी खेलते थे, तो यहीं से इनका हॉकी खेलने का गुण आया। हालांकि इनकी अपनी प्रतिभा बहुत बेमिसाल थी। ये 1905 ईस्वी में 29 अगस्त को जन्मे इलाहाबाद में, लेकिन उस समय इनके पिताजी का ट्रांसफ़र होते रहता था, तो किसी तरीके से फिर फैमिली झांसी में जाके सेटल हुआ। और झांसी में जाकर के जब ये सेटल हुए तो वहीं पर ये रात में जाकर अभ्यास करते थे, तो इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया, क्योंकि चंद में चांद है, यानी चांद की रोशनी में ये अभ्यास किया करते थे। इतनी लगन थी, इतना इनको ये था, रुचि था इस खेल के प्रति कि रात में चांद की रोशनी में अभ्यास करते थे, इसीलिए इनके नाम में ध्यानचंद नाम इनका नामकरण हो गया। ये जो थे इनकी शिक्षा, ये ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, किसी तरीके से फिर खेल के दौरान ही किसी ढंग से अपना शिक्षा पूरा किए, और 1932 ईस्वी में जाके तभी इन्होंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन इनकी नौकरी जल्दी लग गई थी, 14 साल की उम्र में ही, 17 साल की उम्र में ही सेना में ब्रिटिश, उस समय ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटिश सेना में ही इनकी नौकरी लग गई थी। लेकिन जब ये खेलना शुरू किए थे और जब इनका चुनाव हुआ था, उससे पहले इनको न्यूजीलैंड भेजा गया था। न्यूजीलैंड में भी जीत के आए थे,
भारतीय सेना की तरफ से वहाँ गए थे, अंग्रेज उनको भेजे थे, तो वहाँ से भी जीत के आए थे ये। लेकिन जीत के आए तो उसके बाद इनका प्रमोशन भी कर दिया गया। करीब करीब जो है उस समय इनकी अवस्था 22 साल के आसपास की रही होगी। लेकिन दुख की बात ये थी कि सन 2024 ईस्वी में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था, उस समय हॉकी को निकाल दिया गया था इस ओलंपिक से। तो चूँकि हॉकी निकाल दिया गया था, इसीलिए सन 2024 के ओलंपिक में ये नहीं था। उसके बाद जब इनकी रुचि को देख करके और इन हर जगह जीत जाते थे, तो ऐसे इसको देख करके जो है कि फिर से हॉकी फेडरेशन बनाया गया भारत में, और बना करके किसी ढंग से ये आगे बात बढ़ा करके फिर हॉकी को 1928 के ओलंपिक खेलों में उसको रखा गया। 1928 के ओलंपिक खेलों में जब एम्स्टर्डम में हुआ था, उस समय जब इस खेल को रखा गया, तो उस समय जो है कि भारत गोल्ड मेडल जीता और सब देशों को हरा दिया। जितने भी मैच हुए अभिजीत रहा भारत जो भी मैच खेला वो अभिजीत रहा। और ये वैसे तो ध्यानचंद ने टोटल मिला के करीब 500 से भी ज़्यादा गोल किए अकेले, लेकिन ये कहा जाता था कि ये हॉकी के जादूगर हैं। जादूगर इसलिए क्योंकि ये जहाँ जाते थे गेंद वहीं जाता था इनका। तो बाद में लोगों को कभी शक भी हुआ कि लोग लगा कि कहीं इन पर चुंबक तो नहीं लगा हुआ एक हॉकी स्टिक में, तो वो उसको तोड़ के भी देखे अलग अलग। और चूँकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को हराते थे, तो एक बार ऐसे ही मजाक में एक ब्रिटिश महिला ने इनको कहा था कि ये लीजिए मेरा छाता से हॉकी खेल के दिखाइए। यकीन नहीं मानिएगा, ये छाता से खेले और छाता से ही जो है कि गोल जीत करके दिखाया। तो ये ऐसा था इनका व्यक्तित्व। और जब 1928 में जीते, जब खेल एम्स्टर्डम में हुआ था, उसके बाद फिर भारत आए तो इनका ज़बरदस्त स्वागत हुआ। वो जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे थे, बड़ा गरीबी में इनका जीवन गुजरा, लेकिन किसी तरीके से पैसा जुगाड़ करके हर बार खेल में जाते रहे। क्योंकि उस दौरान खेलों में भाग लेना भी बहुत खर्चीला सौदा होता था। पानी के जहाज़ से महीनों में लोग पहुंचते थे। तो लेकिन फिर भी ये सब लोग गए और उन्होंने जीता। फिर 1928 के बाद 1932 में फिर खेल का आयोजन हुआ, लेकिन उस समय ये खेल का आयोजन अमेरिका में था, तो लॉस एंजलिस, तो वहाँ जाना था। तो चूँकि फिर अंग्रेज़ सरकार ने कहा कि यहाँ के हॉकी भाई अब भेजना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। एम्स्टर्डम तो नज़दीक था तो भेज दिए, ये तो बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए उतना भेजना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से पैसा का इंतजाम करके पंजाब नेशनल बैंक से कर्जा मिला था, वो कर्जा के बलबूते वो गए वहाँ पर, वहाँ फिर गोल्ड मेडल जीत के आए। और फिर उसके बाद 1932 के बाद फिर 4 साल के बाद 1936 में जो तीसरा ओलंपिक हुआ, वो जो ओलंपिक हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। और ये बड़ा फेमस है क्योंकि उस समय हिटलर उस मैदान पर थे और हिटलर बहुत बड़े तानाशाह थे। तो वैसे केस में इन लोगों ने, जर्मनी ने इनके साथ छद्म किया। जब वहाँ पहुँचे 1936 में, तो सबसे पहले जर्मनी ने कहा कि हम अपनी बी टीम को आपके साथ प्रैक्टिस मैच में खिलवा रहे हैं। तो पहले प्रैक्टिस मैच किया वो लोग, और प्रैक्टिस मैच में ये बोल के कि बी टीम है, ये इनको खिलवाया। तो ये लोग को लगा कि तो बी टीम के साथ फिर क्या योजना बनाना है, बी टीम के साथ हल्के से खेले। तो फिर उसमें उनकी हार हुई, और वही आगे चल करके ऐसा नतीजा रहा 1936 के खेल का कि फिर जर्मनी के साथ ही फाइनल खेलना था। और जर्मनी चूँकि एक बार हरा चुका था भारत को, तो जब मैदान पर अचानक आए ध्यानचंद, तो देखते हैं कि ये तो वास्तव में जो टीम बी टीम कहा गया था वही टीम उतरा हुआ है। तो उनकी चालबाजी को ये लोग समझ गया। लेकिन उस खेल में फर्स्ट हाफ तक केवल एक गोल हुआ था, वो भी ध्यानचंद के ही भाई थे, रूप सिंह, उन्होंने किया था। तो ध्यानचंद के भाई भी हॉकी खिलाड़ी थे, तो वही उन्होंने गोल किया था। तो एक गोल ही हुआ था उस समय तक, फर्स्ट हाफ तक। और जब सेकेंड हाफ में जब आए तो फिर इन्होंने गोल दागा, ऐसे करके वो भी मैच जीता। वो मैच जीता तो फिर हिटलर पहले ही निकल गया। हिटलर को बहुत ख़राब लगा कि उसका देश हार गया, वो भी जर्मनी के अंदर बर्लिन में खेल हो और जर्मनी हार जाए, वो भी भारत जैसे जिसका कि आज़ादी भी नहीं मिला था, जो अंग्रेज़ के कब्जे में था, वैसे देश के नागरिक से हार जाना। और ये भी तब जबकि न ये सूट बूट भी नहीं पहनते थे, सिंपल ये बिना जूते के खेलते थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। और उस जर्मन खिलाड़ी इतना दुखी हुआ
उस हार से कि इनको हॉकी स्टिक से मार दिया था, दांत तोड़ दिया था। तो लंच के टाइम में जब बीच में जो ये हुआ ड्रिंक ब्रेक हुआ, तो ड्रिंक ब्रेक में जब ये लोग आए तो उस समय लोगों ने कहा कि अब हम बदला लेंगे। तो ध्यानचंद ने कहा कि नहीं, वो गलती की उससे हमको क्या मतलब, हम अपनी खेल भावना से खेलेंगे। और खेल भावना से खेले और फाइनली वो जीते। उसके बाद इनको हिटलर अलग से बुलवाया और हिटलर बुला के बोला कि तुम ब्रिटिश में, वहाँ पर ब्रिटिश सेना में हो भारत में, उसमें तुमको कितने सैलरी मिलता है, उससे 100 गुना सैलरी ऑफ़र किया, बड़ा पद ऑफ़र किया कि तुम यहीं आ जाओ। लेकिन ये ऐसे राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वही ज़िंदगी पसंद है, तो यहाँ हम कभी नहीं आएंगे क्योंकि हम भारत का कर्जदार हैं, भारत में ही रहेंगे। तो ऐसा था एक हीरो। तो इसको तो भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसी दुनिया है कि इनकी जब मौत हुई तो इनको एम्स में जनरल वार्ड में ऐसे ही फेंक दिया गया। बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा असंवेदना और इतना ज़्यादा। एक बार तो ये हालत था कि एक बार खेल पत्रकार इनसे मिलने आए तो ये उससे बातचीत की, उसका टेप रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जब उनका फ़ोटो लेने लगा तो बोले नहीं, फ़ोटो मत लेना। तो उन्होंने, उसको लगा कि भाई फ़ोटो क्यों लेने से मना कर रहे हैं। तो पत्रकार को बड़ा अजीब लगा। तो उसने पूछा, तो शुरू में सोचा कि कहीं घमंड के चलते तो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन बाद में उन्होंने जो बताया तो उसके आंख में आंसू आ गए, पत्रकार की आंख में। उन्होंने कहा कि इसीलिए फ़ोटो नहीं लो कि देखो हमारा ये पैंट फटा हुआ है, शर्ट फटा हुआ है। अगर ये फ़ोटो निकल गया तुम तो पेपर में छापोगे, और अगर ये निकल गया तो आज के डेट में कोई आदमी हॉकी खिलाड़ी नहीं बनेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी का ये हालत है तो कि फटा हुआ कपड़ा पहन रहा है, जब खेल खेलना छोड़ दिया तो उसकी गरीबी का ये आलम कि फटा कपड़ा पहनना पड़ जाए, तो फिर सोचो कि जो है कि कोई खिलाड़ी बनना नहीं चाहेगा हॉकी में। तो इसीलिए जो है कि उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दिया। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो यहाँ तक भी सोचता था, उसको अगर दुख था तो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, मतलब ताकि किसी को बुरा न लगे। एक इस महान स्तर का खिलाड़ी शायद बिरला ही भारत में मिलेगा। और अगर ऐसे खिलाड़ी का योगदान देखिएगा जो 3 गोल्ड मेडल लाया, और एक बात केवल उस गोल्ड मेडल का नहीं है, जब से 1900 दोबारा शुरू हुआ ओलंपिक में जो है कि भारत का जो अभियान शुरू हुआ, तो 1928 में, 1932 में, 1936 में तो गोल्ड मेडल जीता ही गया। साथ ही साथ एक ऐसा परंपरा चल पड़ा कि उसके बाद अगला 1928 से लेकर के 1960 तक जितने भी ओलंपिक हुए, करीब 8 ओलंपिक, उसमें से जो है कि 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत जीता। यानी ध्यानचंद के बाद भी जो है कि जब टीम में नहीं भी रहते थे तो भी उन्होंने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया था। वो बाद में कोच बन गए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला में, तो वहाँ पर भी उनको कोच के रूप में रखा गया था। तो लेकिन फिर भी जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो निश्चित रूप से इस देश में उनको नहीं मिला, क्योंकि ये वो खिलाड़ी था जो अगर चाहता, अगर धन का इच्छा रखता तो जर्मनी का तानाशाह उसका फ़ैन हो गया था, उसको बहुत अच्छी नौकरी पर वहाँ रखना चाहता था, लेकिन वो नहीं गए। तो ये इनकी राष्ट्रभक्ति का द्योतक है। लेकिन आज की दुनिया में आप देखिएगा तो एक खिलाड़ी जो है एक सिंपल से ब्रांड के लिए पैसा लेकर के जो है कि करने लगता है। अगर आप तराजू में तौलिएगा 2014 में जब मांग उठी थी कि भारत रत्न किसको दिया जाए, तो ध्यानचंद के पक्ष में बहुत ज़्यादा लोग बोले थे, लेकिन फिर भी 2014 का भारत रत्न जो है कि डाल दिया गया सचिन तेंदुलकर जी को। अगर उस ढंग से आप सोचिएगा तो कायदे से होना ये चाहिए था कि सचिन तेंदुलकर को खुद ही बोलना चाहिए था कि नहीं, ये भारत रत्न अगर ध्यानचंद के साथ हमारा कंपटीशन हुआ है तो ये ध्यानचंद को जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना महान होता है, ये उसके आचरण से पता चलता है। तो खैर, इसका मतलब ये नहीं कि तेंदुलकर जी कम महान हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक ध्यानचंद की बात है उनकी तो बात ही अलग है। इस प्रकार का स्पोर्ट्सशिप जो होना चाहिए मनुष्य में वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमको जीवन में अनुशासन सिखाता है। स्पोर्ट्स हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। और जो ध्यानचंद के बारे में कुछ तथ्य और जान लें कि इनका जो है कि बाकी का जीवन बहुत गरीबी में, फटेहाली में जीवन व्यतीत हुआ, और इनका जो है कि आज़ादी के बाद भी जो है कि बहुत अच्छा लाइफ नहीं रहा, और गरीबी में अल्टीमेटली एम्स में 74 साल की अवस्था में इनकी मौत हुई। तो ये खेल जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। अनुशासन ये हमें स्वस्थ बनाता है, और लीवर कैंसर से इनकी मौत हुई थी। तो जाहिर सी बात है, जब खेल छूट जाता है तो आदमी में 10 बीमारी शुरू हो जाता है।
क्योंकि वो शारीरिक एक्टिविटी करना छोड़ देता। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है मित्रों, ये हमें ये कि भाई खेलना ज़रूरी है। और खेलने का कोई उम्र नहीं होता। हम जो कहते कि अब हमारा उम्र 50 साल हो गया, अब हम क्यों कबड्डी खेलें, ये अब 60 साल उम्र हो गया, अब क्यों कबड्डी खेलें, तो ये विचार ही गलत है। ये मन से कोई अभी आदमी बूढ़ा होता नहीं, तो 80 साल में भी लोग हिमालय चढ़ते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि खेल का जो है कि एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही ऊर्जा है जो निकलता है खेल में। और खेल आपको स्वस्थ बनाता है, आपका कैलोरी जलता है। लेकिन खेल जो भी खेलिए उसमें एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा खेल खेलिएगा जो इंडोर हो तो इसमें आपका कैलोरी नहीं चलेगा। क्योंकि अब इंसान जम के कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। और भी वीडियोज़ में मैं बताते रहता हूँ कि अगर आप 1 घंटा साइकिल चलाइएगा तो 600 कैलोरी खर्च होगा, और 1 घंटा पैदल चलिएगा तो 300 कैलोरी खर्च होगा। और 300 कैलोरी क्या है, अगर इसको आम में नापना चाहिएगा तो 300 कैलोरी का मतलब हुआ करीब करीब 3 आम, या फिर बड़ा आम लीजिएगा तो 2 आम। तो लेना बड़ा आसान होता है, खर्चा करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि एक्सेस कैलोरी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट शरीर में या तो चर्बी बनाता है तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाता है तो एलर्जी का अलग अलग रोग। वही तेजाब जब ज़्यादा बढ़ जाता तो कैंसर होता, और नहीं तो उसको शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क दिया जाता तो उसके चलते इन्फेक्शन शुरू हो जाता। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और उम्मीद है कि इसके द्वारा लोगों में इतनी जागरूकता आए कि जिसके द्वारा लोग मांग करें कि भाई ये खेल को ये मौलिक अधिकार बनाना चाहिए। और कोई भी आदमी जॉब करता है, नौकरी करता है, तो आप अगर चाहते हैं कि बीमारी कम हो तो आप 1 घंटा का खेल ब्रेक दीजिए। और खेलना एसेंशियल बनाना चाहिए, क्योंकि कम से कम वो खेल जिसमें कि कैलोरी जले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपका स्वास्थ्य का बजट भी अच्छा खासा कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था राष्ट्रीय खेल दिवस पर। उम्मीद है कि ये बातें कहीं न कहीं आपके हृदय में भी जगह बनाई होंगी, आप जागरूक हुए होंगे। और खेल के प्रति जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, निकलते थे, काश कि इसी ढंग से हम जीवन पर्यंत खेलते रहें। कोई आदमी बड़ा हो जाता है, फिर उसका बच्चा हो जाए, वो उसका पोता भी हो जाए, तो भी एक साथ मिल के खेलना चाहिए। कम से कम 1 से 2 घंटा का खेल साथ में पूरा परिवार ज़रूरी हो, जिसमें दौड़ना हो, उछलना हो, खेलना हो, कूदना हो। वो नहीं कि कंप्यूटर गेम बैठ के खेलने लगे तो उसमें आपका कैलोरी नहीं जलेगा। जब कैलोरी नहीं जलेगा तो शारीरिक रूप से ये फ़ायदा आपको नहीं करेगा। ये तन मन धन सबको दुरुस्त करता है। जब आप खेल में कैलोरी जलाते हैं तो आपके शरीर में एक एंडोर्फिन नामक हार्मोन भी निकलता है। ये एंडोर्फिन पॉजिटिव हार्मोन होता है, और ये एंडोर्फिन आपके इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, बहुत सारा रचनात्मक कार्य करता है, शरीर को बिल्कुल रिमॉडल करने में आपको हेल्प करता है। लेकिन जब भी आप खेलते हो तो जाहिर सी बात है आपको प्रोटीन भी अच्छा खासा लेना चाहिए, 60 ग्राम तो कम से कम लेना चाहिए। और ये कहाँ से आएगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीना चाहिए। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाना चाहिए। सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़, 1 से 2 अंडा रोज़। और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोनविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से बचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी जलाना होगा। फिर तो आपको 1-2 घंटा खेलने से नहीं होगा, फिर तो आपको 3-4-5 घंटा दौड़ना होगा। उतना दौड़ना संभव नहीं है। होता क्या है कि जब हम खेलने लगते हैं तो कैलोरी अपना बढ़ा लेते हैं, और कभी कभी किसी दिन नहीं भी खेलते हैं तो खाने का आदत तो ही रह जाता। तो ऐसे केस में हमको 10 बीमारी होना शुरू हो जाता। तो इन सब चीज़ों से बचना है। जीवन एक संतुलन है, शरीर में उतना ही कैलोरी घुसाइए जितना निकालते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो फिर खेल आपको हमेशा दुरुस्त बनाए रखिएगा। और ज़िंदगी को भी एक खेल समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया से परे रह के रहिए। किसी चीज़ का कर्ता बोध मत लाइए। कोई भी चीज़ आप किए हैं तो उसमें कर्ता बोध आप मत लाइए। आप सोचिए कि कोई भी रहता तो कर देता। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बंधन का कारण बनता है। कर्म का बंधन उसी को कहते हैं। तो जीवन को एक खेल के रूप में लीजिए, बहुत ज़्यादा दिल से मत लगाइए, और हमेशा वर्तमान में रहिए। भविष्य में और भूतकाल में हमेशा कष्ट है, वर्तमान में जीवन बिताइए। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे कहना चाहता था। हमारी बातों को बड़े प्यार से आपने सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। उम्मीद है आगे भी आपसे हम इसी ढंग से मिलते रहेंगे। कुछ बातें होंगी तो हमारा फ़ोन नंबर है, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। मैसेज में लिखने में
मेरे पास, मैं इस मामले में मैं बड़ा आलसी हूँ, तो मैसेज का जवाब मैं नहीं दे पाता, लेकिन अगर आप फ़ोन करेंगे तो उसका मैं स्वागत करूँगा और इसी ढंग से अलग अलग मुद्दों पर आपसे बातें होती रहेंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।